नमस्कार, स्वागत है आपका बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में और स्वागत है आपका उस साप्ताहिक सर्वेक्षण में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का, जिसका संपादन हम करते हैं आपकी विशेष ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, आप सब लोग जो सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्रत्याशी हैं। पिछले महीने में अनेक उच्च स्तरीय विदेशी मेहमान भारत आए हैं, उनमें प्रधानमंत्री हैं, जापान के प्रधानमंत्री हैं, उनमें विदेश मंत्रालय के बड़े-बड़े उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, अमेरिका के और रूस के विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री ब्रिटेन की हैं और उसके अलावा हाल के दिनों में जो आए हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री आए हैं। इस महीने के अंत तक जो 2 उच्च स्तरीय और मेहमान यहाँ आए हैं, उनमें एक मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं और दूसरे बोरिस जॉनसन हैं, जो ग्रेट ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं। न केवल इन मेहमानों का भारत आना अपने आप में महत्वपूर्ण है, मगर सारी पिछली मेहमानों की यात्राओं को देखते हुए इन 2 यात्राओं का विशेष महत्व है। विशेष महत्व इसलिए है कि बोरिस जॉनसन की स्थिति अपनी आंतरिक राजनीति में काफ़ी संकटग्रस्त रही है और पिछली बार उन्हें अपने दौरा स्थगित करना पड़ा था भारत का, जब उन्हें शाही मेहमान के रूप में बुलाया गया था कोविड के कारण। तो बार-बार स्थगित हुई इस यात्रा को अंततः जब अंजाम दिया गया है, तो लोगों के मन में बड़ी आशाएँ हैं कि क्या भारत और ब्रिटेन के रिश्ते नए सिरे से परिभाषित होंगे और भी अधिक पुख्ता होंगे। भारत और ब्रिटेन के रिश्ते शुरू से पारंपरिक रूप से बड़े घनिष्ठ रहे हैं, मगर बीच में उसमें व्यवधान पड़ा है जब ब्रिटेन सदस्य था यूरोपियन समुदाय का और ब्रिटेन के जब विशेष संबंध अटलांटिक बिरादरी में अमेरिका के साथ हैं, तो कई बार लोगों को लगता है कि ये संबंध भारत के साथ जो थे, वो थोड़े बाधित हुए हैं। मगर मॉरिशस एक छोटा-सा देश है, मगर वहाँ की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय मूल के भारतवंशियों का है और उसकी जो स्थिति हिंद महासागर में है, वो राजनीतिक दृष्टि से, भू-राजनीतिक दृष्टि से इतनी संवेदनशील है कि वर्तमान परिस्थिति में भारत के लिए मॉरिशस विशेष महत्वपूर्ण बन जाता है। ये दोनों देश हमारे लिए पारंपरिक दृष्टि से और भू-राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनका विश्लेषण हम करेंगे और हाल के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के ये संबंध और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जब रूस के आक्रमण पर यूक्रेन के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ बदली हैं, शक्ति समीकरण बदले हैं, उसमें भारत के लिए एक संतुलित राजनयिक के अनुसार आचरण करना निरंतर एक कठिन चुनौती पेश करता रहा है। इनका चर्चा तो हम करेंगे ही, मगर हम एक दृष्टिपात कुछ और घटनाओं पर भी करेंगे, जिनसे हमारी नज़र कुछ हट सी गई थी यूरोप में चल रहे युद्ध के कारण। इसमें एक भूभाग है आर्कटिक का। आर्कटिक के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक शांति का क्षेत्र था, ये एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ महाशक्तियाँ संवाद के ज़रिए एक सहकारी राजनय का क्रियान्वयन कर रही थीं, चाहे वो वैज्ञानिक अनुसंधान हो, चाहे यहाँ के खनिजों के दोहन के लिए व्यवस्था हो या इस हिमशैल से आच्छादित प्रदेश का क्या प्रभाव धरती के तपने से मौसम बदलाव पर पड़ सकता है और यहाँ जो कुछ होगा वो न केवल उन देशों को प्रभावित करेगा जो आर्कटिक के साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि पूरे विश्व के मानव जाति के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। हम इन सब बातों का चर्चा करेंगे और संक्षेप में ही सही कुछ और घटनाओं पर भी दृष्टिपात कर सकते हैं, जिनके बारे में विस्तृत चर्चा हम बाद में करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा कई मामलों में उल्लेखनीय है। सबसे पहले तो जिस समय ये यात्रा हो रही है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय रूस का आक्रमण यूक्रेन में लगभग 2 महीने पूरा करने जा रहा है और भारत जिस तरह से अति संयमित, संतुलित राजनय का प्रदर्शन कर रहा है, उसने निराश किया है अमेरिका और उसके पश्चिमी साथियों को। ब्रिटेन उन देशों में है जिन्होंने शुरू में अपनी स्वाधीन नीति का आडंबर तो किया था, पर बहुत जल्दी रूस की निंदा और भर्त्सना शुरू कर दी थी और रूसी नीति की कटु आलोचना भी की थी। ब्रिटेन की समस्या कुछ-कुछ ये थी कि रूस के कई अरबपति, खरबपति ओलिगार्क ब्रिटेन में शरण लेकर रह रहे थे। उनमें से कुछ ने वहाँ के फुटबॉल क्लब खरीद रखे थे, कुछ के पास बड़े-बड़े क्लब थे और उनका उनका पूंजी का निवेश कहाँ-कहाँ है कहना बड़ा कठिन था और कुछ लोगों का मानना है कि उनके चंदे के कारण कुछ राजनेता अपना चुनाव अभियान चलाते थे। तो इन आक्षेपों के चलते ब्रिटेन की समस्या ये थी कि पहले वो इन पर प्रतिबंध लगाए इन ओलिगार्क पर, फिर रूस के ऊपर प्रतिबंध जो लगाए हैं अमेरिका का उनका पालन करे और रूस की निंदा आलोचना करे। भारत निरंतर अनुपस्थित रहा है उस मतदान में जहां रूस की कटु आलोचना संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में या आम सभा में होती रही है।
तो बोरिस जॉनसन की यात्रा के बारे में कई लोगों को लग रहा था कि वो भारत आएँगे और एक उपदेश देंगे भारत के प्रधानमंत्री को कि उन्हें क्या करना चाहिए रूस के बारे में, रूस के का समर्थन इस तरह से अनुपस्थित रहकर बारंबार मतदान में नहीं करना चाहिए। बोरिस जॉनसन ने इन सब आलोचकों को निराश किया। उन्होंने वो जब वो चाहते हैं तो वो बेहद आकर्षक रूप से अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते हैं और ये दिखाते हैं कि उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत एक संप्रभु देश है, हम भारत की मजबूरियों को, उसके हितों को समझते हैं, वो अपने हितों के अनुसार जो निर्णय ले रहा है, उसका अधिकार उसको है और हम ये समझ सकते हैं कि उसकी व्यवस्थाएँ क्या हैं, उसकी एक खास रिश्तेदारी रूस के संग है, जो सोवियत संघ के काल से चली आ रही है, सैनिक साज-सामान की खरीद पर वह रूस पर निर्भर है, टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण उसे रूस से होता है, तो हम ये अपेक्षा नहीं करते कि वो हमारे साथ आकर खड़ा होगा और एक पक्ष में आ जाएगा। उसकी गुटनिरपेक्षता की नीति का उन्होंने गुटनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग भले ही न किया हो, मगर उनका अभिप्राय यही था कि भारत की इस वक़्त तटस्थ अथवा गुटनिरपेक्ष देश नीति को वो समझते हैं। साथ ही उन्होंने कुछ इस तरह के अ, विकल्प भारत के सामने रखे कि भारत यदि चाहे तो वो ब्रिटेन से लड़ाकू जहाज ले सकता है जिसका टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण भी करने को ब्रिटेन अब तैयार है। इस तरह का टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण उसने न केवल सिर्फ अमेरिकी कंपनियों के साथ किया है और गिनी-चुनी यूरोपीय कंपनियों के साथ भारत पहला ऐसा देश होगा यदि इस सौदे पर हस्ताक्षर होंगे। पर साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा, कई विशेषज्ञों ने भी इस बात की पुष्टि की कि दाम में इतना फ़र्क होगा ब्रिटेन के लड़ाकू हवाई जहाज का और रूस से मिलने वाले लड़ाकू हवाई जहाज़ों का कि भारत शायद इस सौदे को अपने पक्ष में अपने लिए बहुत लाभप्रद न समझे। उन्होंने और सैनिक साज-सामान से जुड़े बहुत सारे प्रस्ताव सामने रखे। उन्होंने कहा कि पनडुब्बियों के इंजन बनाने के बारे में भी सहकार हो सकता है। दूर तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों के बारे में सहकार हो सकता है और हर बार टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण भी शायद इन सौदों के साथ जुड़ा रहेगा, ये उनका अभिप्राय था। मगर जब से ऑकूस का गठन हुआ है और ऑकूस में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अ, यूनाइटेड किंगडम साथ हैं, तब से भारत हाशिए पर पहुँच गया है उस सामरिक मोर्चाबंदी में जो दक्षिण हिंद महासागर में या हिंद प्रशांत क्षेत्र में हो रहा है। तो कुल मिलाकर लगता ये है कि ये सारी चीज़ें जिसे कहते हैं शुगर कोटिंग ऑफ द पिल थी कि मिठास बढ़ाने के लिए कड़वी दवा तो बोरिस जॉनसन कुछ भी नहीं पिला रहे थे। जिस कड़वी दवा का अंदेशा था वो तो वो गोल कर गए, उसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा ही नहीं किया। मगर उन्होंने जो प्रस्ताव रखे भारत के सामने सैनिक साज-सामान की खरीदारी के बारे में, सामरिक सहकार के बारे में, वो कुल मिलाकर लगता है कि एक लुभावने, आकर्षक खिलौने की तरह थे, जो भारत को आकर्षित कर सके और व्यापार और अन्य क्षेत्रों में सहकार के लिए। अब जहाँ तक और पक्ष है, बड़ी कई लोगों को उम्मीदें थी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर इस बार हो जाएँगे। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें भारत की नीयत और नीति ये रही है कि वो बहुत सारे बहुपक्षीय ऐसे अ, स समझौतों पर हस्ताक्षर नहीं करता, बल्कि अपने हित को देखते हुए अलग-अलग उभयपक्षीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, जिसमें उसको न तो डंपिंग का वो शिकार होना पड़े, न उसके ऐसे उद्योग जो भी नवजात हैं, उनको नुकसान पहुँच सके। तो वो अपने उद्योग धंधों को सुरक्षित रखते हुए खुले व्यापार में जाने के लिए जो धीरे-धीरे कदम रखता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसका हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हाल में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, वो तत्काल हो गया और उसमें बहुत कठिनाई नहीं आई, शायद इस कारण कि चीन के साथ संबंधों में बिगाड़ के बाद ऑस्ट्रेलिया दबाव में है और भारत से बेहतर विकल्प उसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। वैसे ही जब ब्रिटेन ने ब्रेक्सिट के ज़रिए यूरोपियन यूनियन से बाहर जाने का फैसला किया था, तब से भारतवासियों को लगता रहा है भारत सरकार को कि ब्रिटेन की प्राथमिकता एक सहकारी आर्थिक सदस्य के रूप में भारत के प्रति बढ़ेगी। हाँ, बोरिस जॉनसन ने ये कहा कि अभी सरवटे निकालने का काम बाकी है, इसलिए तत्काल इसकी घोषणा नहीं की गई, मगर उन्होंने वादा किया कि दिवाली तक वो ये उपहार भारत को देने की स्थिति में होंगे। अब यहाँ थोड़ा असमंजस इस बात से पैदा होती है कि क्या तब तक बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री ब्रिटेन में बने रहेंगे? क्योंकि भारत यात्रा उनकी बार-बार स्थगित होती रही है। एक बार कोविड के कारण, तो एक बार आंतरिक संकट इतना मंडरा रहा था उनके ऊपर अपने देश में
उनका जिस तरह से उनके ऊपर सच के बारे में कंजूसी के आरोप लगाए जाते रहे थे, महारानी को गलत सलाह देने के बारे में आरोप लगाए जा रहे थे और हाल में जो पार्टीगेट का कांड सामने आया है, जिसमें ये माना गया है कि जिन जिन कानूनों को वो लागू करना चाहते थे कोविड काल में के प्रकोप में, उनका उल्लंघन स्वयं प्रधानमंत्री अपने निवास में, अपने मित्रों के साथ, अपने दरबारियों के साथ पार्टियों में कर रहे थे। तो एक बार तो ये लगता था कि शायद उनको अपदस्थ कर दिया जाएगा, उनके अपनी पार्टी के सांसद ही अविश्वास प्रस्ताव उनके विरुद्ध पारित कर उन्हें पार्टी के नेतृत्व से वंचित कर देंगे या संसद में इस तरह का प्रस्ताव लाया जाएगा जो उनकी भर्त्सना करेगा, सेंसर करेगा, जिसके बाद उन्हें जाना पड़ेगा। ये सारे गंभीर आरोप हैं। हाल फिलहाल यह लगता है कि रूस के यूक्रेन पर आक्रमण ने उनको पुनर्जीवन दे दिया है। उनको लगता है कि वो इस तूफान का सामना कर चुके हैं और भले ही उनके ऊपर जुर्माना लगाया है मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने उन पर और ऋषि सुनक पर भी, और तो उनको लगता है कि वो अगर इस संकट से वो उबर गए तो प्रधानमंत्री वो बने रहेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी के सामने उनसे बेहतर विकल्प कोई है नहीं। पहले ये लगता था कि ऋषि सुनक जो चांसलर हैं, वो शायद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं और ये बड़ी मनोरंजक स्थिति होती कि भारतवंशी कोई व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने जा रहा होता। मगर इस समय अपनी संगत के कारण, अपने सहवास के कारण बोरिस जॉनसन के साथ ऋषि सुनक भी बुरी तरह से प्रभावित हैं। वो भी पार्टीगेट के आरोपी हैं, उन पर भी जुर्माना लगा है और उनकी पत्नी जो नारायण मूर्ति की सुपुत्री है, उन पर भी आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने लाखों पाउंड्स के कर की से बचने के लिए न तो अपने को वहाँ का स्थायी निवासी घोषित किया है और वो नॉन रेजिडेंट ही अब तक अप्रवासी ही बची हुई हैं। ये सारी स्थितियां राजनीति की चोटी पर पहुंचे व्यक्ति के लिए बहुत शोभा नहीं देती हैं और इस कारण उनकी स्थिति भी इस समय थोड़ी निरापद नहीं है। ऐसे ही प्रीति पटेल जो गृह मंत्री वहाँ हैं, होम सेक्रेटरी हैं, उनके ऊपर भी आरोप ये है कि वो कई बार नस्लवाद से प्रेरित होती हैं, कई बार वो गोरों से ज़्यादा गोरी होने का दम रखती हैं और अभी हाल में जो वहाँ शरणार्थी आए हैं, उन्हें बलपूर्वक रुवांडा भेजने की जो उनकी नीति है, उसके कारण उनकी काफ़ी आलोचना हुई है और इसी आलोचना का शिकार बोरिस जॉनसन भी हुए हैं, जिन्होंने बिशप ऑफ आर्कबरी से टक्कर ली है इस सारे मामले में। मगर ये सारी बातें ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति से जुड़ी हैं। हमारा ये मानना है कि भारत और ब्रिटेन के संबंध इतने प्राचीन, इतने पुख्ता ज़मीन पर हैं कि किसी एक व्यक्ति के रहने न रहने से उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। कि भारत के प्रधानमंत्री की कितनी मैत्री, व्यक्तिगत मैत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि ये कि इन 2 देशों के बुनियादी सामरिक और आर्थिक हितों का सामंजस्य, सन्निपात कहाँ तक हो रहा है। और वो ऐसा लगता है कि इस वक़्त रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद, ब्रिटेन के ब्रेक्सिट से बाहर निकलने के बाद और फ्रांस तथा जर्मनी के अलग-अलग स्वाधीन विदेश नीतियों को अपनाने के बाद ब्रिटेन के लिए महत्वपूर्ण है कि वो अपने सारे विकल्पों को खुला रखे और भारत जैसे एक ऐसे देश के साथ, जिसके साथ उसके सदियों पुराने संबंध रहे हैं, राष्ट्रकुल की सदस्यता हो, अंग्रेजी भाषा हो, अंग्रेजी संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार करना भारत द्वारा हो, विलायती न्यायिक प्रणाली हो, ये सारी चीजें भारत को और ब्रिटेन को एक दूसरे के करीब लाती हैं और हाल के दिनों में कोई मतभेद इनके बीच नहीं है। वो दिन बहुत पुराने हुए जब भारत के प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल ने जॉन मेजर के बारे में, तत्कालीन ब्रिटेन के बारे में कहा था कि ब्रिटेन तो एक तीसरे दर्जे की शक्ति है। आज ब्रिटेन तीसरे दर्जे की शक्ति नहीं है। उस समय उसकी ये छवि हो सकती है, मगर तब से अब तक दुनिया बहुत बदली है और भले ही और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं, टोनी ब्लेयर जैसे, जिनके ऊपर ये आरोप लगा था कि वो पिछलग्गुए हैं अमेरिका के, वो गोदी में बिठाए जाने वाले खूबसूरत एक श्वान की छवि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की हो गई थी। वो आंख मूंद कर अमेरिका की नीतियों का अनुसरण करते थे। वो इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो या स्पाइसिंग अप फॉर डोसियर हो। एक प्रख्यात ब्रिटिश साइंटिस्ट ने आत्महत्या तक कर ली थी इस कारण कि उनके जो वक्तव्य थे उनको तोड़ मरोड़ कर सरकार कर रही थी। तो ये कुल मिलाकर उस दौरान बीबीसी ने भी अपनी छवि गंवाई और ब्रिटेन के अकादमिक संस्थानों ने भी अपनी छवि धूमिल होने दी। मगर तब से अब तक भी बहुत समय बीत चुका है। आज का ब्रिटेन टोनी ब्लेयर का ब्रिटेन नहीं है, वो जॉन मेजर का ब्रिटेन नहीं है, वो बोरिस जॉनसन का ब्रिटेन है। और उस ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन ने जब बाहर निकलने का फैसला ब्रेक्सिट से किया था, तो उनका दावा और हठ यही था कि वो ब्रिटेन को पुनः उसकी पुरानी हस्ती वापस दिलाना चाहते हैं, एक महाशक्ति वाली। उसकी नीतियां स्वाधीन होंगी, वो अमेरिका का मुंह नहीं देखता रहेगा और वो यूरोपीय समुदाय के सामूहिक निर्णयों से बाध्य नहीं होगा।
अब किस हद तक ब्रेक्सिट का नफा नुकसान ब्रिटेन को हुआ, ये बहस आज भी जारी है। मगर पहले कोविड के प्रकोप के कारण और फिर रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के कारण ये ब्रेक्सिट वाली बहस थोड़ी पीछे चली गई है और जहां तक ब्रिटेन का सवाल है, ब्रिटेन और भारत के बीच में ये रस्साकशी चलती रहती है कि नंबर 5 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की है या भारत की है और इन दोनों की हस्ती आर्थिक पैमाने पर लगभग एक सी है। हाँ, ब्रिटेन की कोई तुलना टेक्नोलॉजी के परिष्कार के मामले में, सैनिक साज सामान के निर्माण के बारे में नहीं की जा सकती है। मगर बोरिस जॉनसन के भारत दौरे के सिलसिले में कुछ और बातें रेखांकित करना जरूरी है। पहले जब कोई बड़ा शाही मेहमान भारत आता था तो चर्चा इस बात का होता था कि उस देश का कितना पूंजी निवेश भारत में होगा। इस बार चर्चा का विषय यह रहा कि भारत के पूंजीपति और उद्योगपति कितने बड़े पैमाने पर यूनाइटेड किंगडम में पूंजी निवेश करने जा रहे हैं। तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह आंकड़ा 1 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब होगा और 11,000 नौकरियां इससे ब्रिटेन में पैदा होंगी। अर्थात ब्रिटेन का रोजगार बड़ी सीमा तक भारत के पूंजी निवेश पर, भारतीय उद्योगपतियों के पूंजी निवेश पर निर्भर है। ऐसा अतीत में हो चुका है जब टाटा समूह ने जगुआर और लैंड रोवर का जो संकटग्रस्त मोटर उद्योग था उसका अधिग्रहण किया था और आज ये दो मशहूर ब्रांड टाटा के ब्रांड हैं, ब्रिटेन के ब्रांड नहीं है। और इसी तरह टाटा इस्पात ने ब्रिटेन की रोगग्रस्त इस्पात उद्योग को बचाने का काम किया था। और आज भी रोचक चीज ये है कि जो टाटा इस्पात की ब्रिटेन स्थित इकाई है उसने ये घोषणा की है कि वो ब्रिटेन की सरकार की नीतियों का अनुसरण करते हुए रूस से आने वाले माल का आयात बंद कर देंगे और उन्होंने वहां अपनी जो इकाइयां थी उनको बंद कर दिया है, वहां से अपने कर्मचारियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। अर्थात भारतीय उद्योगपति बड़े कौशल से भारत सरकार और ब्रिटेन सरकार की नीतियों के बीच में सामंजस्य करने में सफल रहे हैं। यदि आप देखें तो इसी तरह का सहकार देखने को मिला था जब कोविड की बीमारी के दौरान एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का निर्माण हो रहा था तो भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड में जिसका आविष्कार हुआ था, जिसकी खोज की गई थी, उसका सहकार बड़ी आसानी से हुआ था और भले यूरोपीय समुदाय की इकाइयों से मनमुटाव ब्रिटेन का हुआ था, भारत से कोई कलह की गुंजाइश वहां नहीं हुई थी। ये एक और पक्ष है। मगर इससे ये सोचना कठिन होगा कि सारे तनाव भारत और ब्रिटेन के बीच में समाप्त हो गए हैं क्योंकि भारत को, खासकर बोरिस जॉनसन को, इस बात का अच्छा एहसास है कि भारत के मन में शिकायतें और अपेक्षाएं क्या हैं। अपेक्षाएं ये हैं कि भारतवासी चाहते हैं कि भारत के जो पेशेवर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े बड़े दिग्गज वकील हैं, वैज्ञानिक हैं, उन उद्योगपति हैं, उनको ब्रिटिश से आवाजाही में वीसा की दिक्कत ना हो। बोरिस जॉनसन ने वादा किया है कि इसको वो निकट भविष्य में खामियाजा दूर कर देंगे। दूसरी शिकायत भारत की बड़ी ये रही है कि भारत के कानून के शिकंजे से बचकर जो अपराधी, जो बड़े बड़े अरबपति खरबपति जाते हैं वापस शरण लेने के लिए और उनका प्रत्यावर्तन प्रत्यावर्तन संधि के बावजूद, रिपेट्रिएशन ट्रीटी के बावजूद लगभग असंभव हो जाता है। वो संगीतकार हों, वो कोई छोटे-मोटे छिटपुट अपराधी हों या अरबपति खरबपति विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे लोग हों। तो इस बारे में भी ब्रिटेन कई बार ये कहता है कि हम तो अपने यहाँ कानून के राज का सम्मान करते हैं, जब तक आखिरी अपील खारिज नहीं होती सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। मगर जब सरकार चाहती है तो निश्चित रूप से हस्तक्षेप प्रत्यक्ष या परोक्ष करती है, जैसा जूलियन असांगे के मामले में देखने को मिला है कि उन्होंने राजदूतावास से असांगे को बाहर निकाला और उसके बाद अब वो लगभग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है जब वो उसे अमेरिकी दबाव में अमेरिकी अधिकारियों को सौंप देंगे। तो ये बातें अपनी जगह पर हैं, मगर देखना होगा कि आने वाले समय में क्या बोरिस जॉनसन अपने इन वादों को पूरा करते हैं। उन्होंने 3-4 जो वादे किए वो पूरा करने की संभावना इसलिए ज्यादा दिखती है क्योंकि भारतीय विद्यार्थी बड़ी संख्या में ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं और उनमें से अधिकांश ने अब अमेरिका का चयन करना शुरू किया है या ऑस्ट्रेलिया का। तो ब्रिटेन चाहता है कि उनकी संख्या में कमी ना हो और उनका जो विश्वविद्यालय का तंत्र है वो उस भारतीय विद्यार्थियों के फीस से, खर्चे से चलता रहे। जो शिकायत कुछ भारतीयों को है, वो ब्रिटेन में रहने वाले भारतवंशियों को है कि उनके साथ नस्लवादी व्यवहार होता है, भेदभाव होता है, उन्हें नस्लवादी हिंसा का शिकार बनाया जाता है। मगर ये ब्रिटेन में आज भी दूसरे देशों की तुलना में शायद
कम होता है, क्योंकि एक तो बहुत बड़ी संख्या में भारतवंशी वहाँ हैं, अलग-अलग छितराए हुए हैं और कई उनमें से स्थानीय ब्रिटेन वासियों से अच्छा बेहतर आर्थिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उनके प्रति एक द्वेष पैदा होना लगभग स्वाभाविक है। और कई बार ऐसा लगता था कि जो ब्रिटेन की संसद में भारतवंशी हैं, उनको भी निशाना बनाया जाता है, भ्रष्टाचार का आरोपी बनाया जाता है और या उनके ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जाते हैं। तो ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि उन्हें ब्रिटेन की परंपराओं का आदर करना नहीं आता है, उनकी जीवन शैली थोड़ी भिन्न होती है। मगर आज जब स्वयं ब्रिटेन के शीर्षस्थ राजनेता इस इन सारे आरोपों की चपेट में हैं, भारतवंशियों के लिए ये चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। मगर भारतवंशी बड़ी संख्या में ब्रिटेन में रहते हैं, मतदाता हैं और वहाँ के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र इतने छोटे-छोटे हैं कि बहुत थोड़े से मतों से हार-जीत का फैसला तय होता है और यह सिर्फ भारतवंशियों के मतों का प्रश्न नहीं है, उन ब्रिटेन वासियों के मतों का प्रश्न भी है, जिनका रोज़गार जीविका जुड़ी है भारतीय निवेश के साथ। तो ये पक्ष अगर आप देखें, तो हमें लगता है कि एक तरह से भारत और ब्रिटेन के संबंधों की भूमिका बदल रही है। अब हमको सोचना ये होगा, क्या आने वाले दिनों में जो कुछ प्रस्तावित हुआ है, वो साकार होगा? क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न सही दिवाली तक, नए वर्ष तक शामिल इस पर हस्ताक्षर हो जाएँगे? क्या जिस सामरिक सहकार की बात बोरिस जॉनसन आज कह रहे हैं, वो कोई ठोस रूप लेगा या इस समय भारत को मन-भावन बात सुनाने के लिए इन बातों का ज़िक्र किया गया है? वीसाओं का और प्रत्यार्पण का जो होना है, उन पर क्रियान्वयन वो तो तत्काल देखने को सामने आ जाएगा। अ, बोरिस जॉनसन गुजरात गए, साबरमती आश्रम में गए, अनेक शाही मेहमानों की तरह उन्होंने चरखा गांधी जी का चरखा काता और उसके उस तरह से एक संदेश ये दिया कि जो औपनिवेशिक काल के दौरान अन्याय बरतानवी शासकों ने, हुक्मरानों ने नृशंसता का किया था भारत में, उसके लिए वो पछताते हैं और भले ही उन्होंने कान पकड़कर माफ़ी न माँगी हो, मगर शशि थरूर जैसे लोगों ने जो आलोचना की है कि कितनी कितने बुरे नृशंस काम अंग्रेज़ों ने अपने औपनिवेशिक दौर में किए थे, उसके लिए उन्हें माफ़ी माँगनी चाहिए, मुआवज़ा देना चाहिए। तो ये साम्राज्यवादी, नस्लवादी नीतियों के खिलाफ जो प्रदर्शन है, वो न केवल भारत में आक्रोश है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूज़ीलैंड में है, अमेरिका में है, जहाँ ब्लैक लाइव मैटर्स मूवमेंट शुरू हुआ और ब्रिटेन में सिसिल रोड्स जैसे औपनिवेशिक जो अन्वेषक थे, जिन्होंने जनहितकारी कामों के लिए बड़े-बड़े दान दिए थे, उनकी मूर्तियाँ भी हटाई गई हैं। वैज्ञानिकों के नाम भी हटाए गए हैं पटल से, जिनके तेवर नस्लवादी समझे जाते थे। तो कुल मिलाकर नस्लवाद के कारण या नस्लवादी तेवरों के कारण ब्रिटेन के अहंकारी औपनिवेशिक तेवरों के कारण कोई अंतर पड़ेगा भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। मगर जब-जब आयरलैंड में, उत्तरी आयरलैंड में या जब-जब स्कॉटलैंड में जनमत संग्रह की बात होगी या भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात होगी, मानवाधिकारों के हनन की बात होगी, तो यहाँ बोरिस जॉनसन इस बार ये आश्वस्त करके गए हैं भारत सरकार को कि ब्रिटेन और भारत दुनिया के 2 बड़े जनतांत्रिक देश हैं और उन्हें एक ही तरफ, एक ही धड़े में, एक ही पाले में होना है, तानाशाही आक्रमणकारियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए। अर्थ स्पष्ट है कि भारत और ब्रिटेन जनतंत्र हैं, बहुलवादी देश हैं और जो मुकाबला है वो चीन और रूस जैसे ऐसे देशों से है जो तानाशाह हैं और आक्रामक तेवर अपनाए रखते हैं। भारत के लिए चुनौती तभी बनी रहेगी क्योंकि रूस के बारे में ये सब बातें यथावत स्वीकार करने को भारत आज भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। हमको देखना होगा कि आने वाले दिनों में भारत और ब्रिटेन के संबंधों की भूमिका कैसे रहती है। सिर्फ एक छोटी बात की ओर ध्यान दिलाने की ज़रूरत है कि भारत और ब्रिटेन के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का पैमाना आज भी बहुत छोटा है। कुल मिलाकर 19 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार 2 देशों के बीच होता है। इससे कहीं बड़ा ये आंकड़ा ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच है, जबकि हम 2 देशों की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है। तो ये कहा गया है कि आने वाले वर्षों में, 15 वर्ष में ये आंकड़ा लगभग दुगना हो जाएगा, 37-38 अरब अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा। मगर ध्यान रहे कि 15 वर्ष एक लंबा समय होता है और मुद्रास्फीति का अगर आप ध्यान में रखें मुद्रास्फीति को, तो ये बहुत बड़ी रकम नहीं लगती है। हमको प्रयास करना होगा कि हम दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के बाद तेजी से बढ़े। जब से लोगों का ध्यान टिका रहा है यूरोप में चल रहे युद्ध पर, उनकी नज़र हट गई है कुछ ऐसी जगहों से, जहाँ
एक विस्फोटक स्थिति बहुत तेजी से पैदा होती नजर आ रही है। ऐसा ही एक क्षेत्र है आर्कटिक प्रदेश। आर्कटिक प्रदेश जो हमेशा कई कई सैकड़ों मीटर गहरी बर्फ से ढका रहता है, और एक छोटा सा प्रदेश है जहां कुल 8 देश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं संलग्न हैं, जिनमें अमेरिका है, कनाडा है, रूस है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है और आइसलैंड है। अब यदि इन देशों के ऊपर आप दृष्टिपात करें तो ये संभव था कि इनमें बड़ी शक्तियां या महाशक्तियां रूस और अमेरिका ही हैं। कनाडा बहुत विपुल, उसका विशाल आकार है, संसाधन उसके पास प्राकृतिक बहुत सारे हैं, मगर उससे ये उम्मीद करना कि वो एक स्वाधीन नीति अपना सकता है अमेरिकी दिशा निर्देशों को अनदेखा कर बेहद कठिन है। उसके ऊपर मनरो डॉक्ट्रिन जैसी कोई सिद्धांत लागू ना होता हो, मगर उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में उसकी अपनी हस्ती अमेरिका के साथ ही है, अलग से नहीं है। और अमेरिका की हस्ती अलास्का में स्वामित्व के कारण बिल्कुल आर्कटिक प्रदेश तक पहुंच जाती है। एक शक्ति और जो 3 बड़ी शक्तियों में रूस, अमेरिका और चीन में है, चीन सीधे सीधे बिल्कुल आर्कटिक के क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकता है, मगर चीनी सक्रियता इस क्षेत्र में बड़ी है। और चीनी सक्रियता का एक कारण ये है कि यदि चीन के उस भूभाग को आप मानचित्र में अपने ध्यान में रखें जो व्लादिवोस्तोक तक पहुंचता है, तो व्लादिवोस्तोक के पास निकटस्थ आर्कटिक क्षेत्र में उसकी दिलचस्पी स्वाभाविक है। स्वाभाविक है, उसको आप जायज माने या ना माने, मगर उसकी सैनिक क्षमता, उसकी तकनीकी क्षमता भी इसको गंभीर चिंता का विषय बनाती है। पिछले 30 वर्षों से ये स्थिति कही जा रही थी कि एक शांति का क्षेत्र है। यहाँ बड़ी शक्तियां यानी अमेरिका और रूस मिलजुल कर सहकारी कार्यक्रमों का संचालन कर रही हैं, जो वैज्ञानिक शोध का हो, मछली पकड़ने का हो, यहाँ की खनिज संपदा के दोहन का हो। अब भले ही ये पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है, मगर इसके बारे में जो आकलन वैज्ञानिक शोध से किया गया है वह यह है कि यहाँ प्रचुर मात्रा में मछलियां हैं, यहाँ बहुमूल्य दुर्लभ खनिज हैं प्रचुर मात्रा में, और इस जगह की जो प्राकृतिक स्थिति है वो कुछ इस तरह की है, यदि यहाँ तपती धरती के कारण, मौसम बदलाव के कारण हिमशैल खंड पिघलते हैं तो उससे जो परिवर्तन आबो हवा का होगा वो सारी दुनिया पर उसका प्रभाव पड़ेगा और पर्यावरण के लिए सर्वनाशक विनाश का संकट पैदा हो सकता है। इसीलिए सहकार की भूमिका की बात बारंबार की जाती थी। अब उल्लेख उन शक्तियों का भी कर लें जो महाशक्तियां नहीं है, जो आर्कटिक देश कहलाते हैं, जिनमें आइसलैंड है, जिनमें फिनलैंड है, जिनमें स्वीडन है, जिनमें डेनमार्क है। अब यदि इनकी गिनती आप करें तो आपको लगेगा कि फिनलैंड हमेशा से तटस्थ नीतियों का आचरण करने को बाध्य रहा है, जिसे फिनलैंडाइजेशन जो शब्द है वो तभी से लोकप्रिय हुआ है। स्वीडन और फिनलैंड ने नेटो और डेनमार्क ने नेटो से बाहर रहने का फैसला किया है। आज रूसी आक्रमण के बाद यूक्रेन पे फिनलैंड और स्वीडन पुनर्विचार कर रहे हैं कि वो नेटो के सदस्य बन भी सकते हैं। अब यदि वो नेटो के सदस्य बनते हैं तो क्या इसे और भड़काऊ कार्यवाही रूस नहीं मानेगा, ये अलग चर्चा का विषय है। मगर फिलहाल चर्चा हम आर्कटिक प्रदेश की कर रहे हैं, तो इनमें फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क से आशा करना कि वो कोई सामरिक उपस्थिति अपनी दर्ज करा सकते हैं या सार्थक हस्तक्षेप इस क्षेत्र में कर सकते हैं, किसी बाहरी शक्ति के अतिक्रमण को रोकने के लिए सोचना नादानी होगा। हालांकि इस चर्चा में कई बार ये बात सुझाई गई है कि फिनलैंड और स्वीडन ने छोटे पैमाने पर माइक्रो नेवी इस तरह से विकसित की है कि बर्फ के नीचे घुसकर किस तरह से अन्वेषण हो सकता है, किस तरह से स्वायत्त जिसे मेरीन इकोसिस्टम कहते हैं, ऑटोनमस मेरीन इकोसिस्टम का निर्माण हो सकता है। वहाँ के नाजुक पर्यावरण को स्थिर रखने के लिए, सुस्थिर रखने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, खनिजों की खोज में, मत्स्य पालन के लिए वहाँ क्या कर सकते हैं। इसके साथ जुड़ी एक चीज और है कि लगभग यही स्थिति आइसलैंड की है। एक बहुत बड़ा भूभाग जो जुड़ा हुआ है डेनमार्क के साथ, वो ग्रीनलैंड का है। जब राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप, तो उन्होंने एक बार ये पेशकश की थी कि ये ग्रीनलैंड का इलाका डेनमार्क अमेरिका को बेच दे, ताकि उनका कहने का अभिप्राय ये था कि वो इस आर्कटिक क्षेत्र की संपदा को के दोहन के लिए, उस पर सामरिक उसके
प्रयोग के लिए अधिक बेहतर स्थिति में पहुंच जाएंगे। डेनमार्क ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, मगर आज अनेक विशेषज्ञों का यह मानना है कि यदि मौसम बदलाव निरंतर होता रहा तो इस आर्कटिक भूभाग में इन देशों के रहने वाले लोग क्रमशः बाध्य होंगे यहाँ से अपना निवास छोड़कर अधिक गर्म, सुखद, निरापद जगहों में जाने के लिए, जिनमें अमेरिका और कनाडा बहुत करीब नजर आते हैं। एक और गणना आकलन हाल के दिनों में होता रहा था कि जब तक रूस और अमेरिका के बीच में तनाव इतने विकट नहीं हुए थे, चीन के साथ एक वाणिज्य युद्ध की सी स्थिति नहीं पैदा हुई थी, लोगों को लगता था कि ये एक सबसे छोटा मार्ग होगा जो उत्तरी ध्रुव के ऊपर से आर्कटिक प्रदेश से होता हुआ रूस से और यूरेशिया से कनाडा और पुरानी दुनिया से नई दुनिया तक जाने वाला होगा। ये स्थिति लगता नहीं कि इसमें आजकल कुछ हो पाएगा। साथ ही कुछ चिंताजनक खबरें देखने को मिली हैं रूस के यूक्रेन में आक्रमण के पहले भी। ऐसा खुफिया एजेंसियों ने पता लगाया था कि जो तेजी से बर्फ पिघल रही है आर्कटिक प्रदेश में, उसका एक कारण वो है कि जो पनडुब्बियां, परमाणु चालित पनडुब्बियां बर्फ के नीचे कई सैकड़ों मीटर नीचे अपनी एक सुरंग सी खोदती हुई जा रही हैं, बर्फ को तोड़ रही हैं, अपना मार्ग बना रही हैं, तो उनके वहां प्रवेश से जो प्रभाव पड़ रहा है वो पर्यावरण को अस्थिर करने वाला हो रहा है। लोगों के मन में यह संदेह था कि रूसी यहाँ क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी सुझाया है कि चीनी भी यहाँ कुछ घुसपैठ इस तरह की कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र को अब तक शांति का क्षेत्र माना जाता था, इस क्षेत्र को संवाद द्वारा संचालित प्रबंधित क्षेत्र माना जाता था। यहाँ स्थिति ये है कि आर्कटिक छोटा सा एक बर्फ का टापू है और जिसके चारों ओर सागर है, जिसकी स्थिति बिल्कुल बिल्कुल फर्क है अंटार्कटिक प्रदेश से। तो अंटार्कटिक प्रदेश के बारे में तो संधि है कि उसका मानव जाति की वो एक सामूहिक विरासत है, वहां क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा उसका भी उल्लंघन होता रहता है, और उसका उल्लंघन करने पे भी चीनी मछुआरे, चीनी वैज्ञानिक अग्रणी रहे हैं। वहां ऑस्ट्रेलिया का भी हस्तक्षेप हो सकता है। मगर जहां तक भारत का प्रश्न है, हमारे लिए ये चीज सोचना महत्वपूर्ण है कि हमें सिर्फ वहां बड़ी शक्तियों के बीच में आपस में क्या प्रकट और परोक्ष संघर्ष चल रहा है, खुफिया कार्यवाही चल रही है, उससे हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, जितना इतना है कि इन गतिविधियों से यदि पर्यावरण का संकट उत्पन्न होता है तो उससे भारत भी अछूता नहीं रह सकता। साथ ही बदलते सामरिक परिदृश्य में यदि यूक्रेन से थोड़ा फुर्सत, मोहलत, राहत पाने के बाद यदि रूस या यूक्रेन में थोड़ा मानहानि के बाद या थोड़ा नहीं बहुत सारा आर्थिक घाटा उठाने के बाद रूस इस बारे में प्रयत्नशील होता है कि अमेरिका और पश्चिमी दुनिया में दबाव बढ़ाने के लिए आर्कटिक में अपनी सक्रियता बढ़ा दे, परमाणु युद्ध की नहीं मगर परमाणु पनडुब्बियों की, वहां का तापमान बढ़ने की, तो उसका क्या प्रभाव दुनिया पर पड़ेगा, इसकी अनदेखी हम भी नहीं कर सकते हैं। अर्थात आर्कटिक का निर्जन बर्फीला रेगिस्तानी इलाका आज गरमा रहा है और निकट भविष्य में एक विस्फोटक विश्व संकट को पैदा कर सकता है। क्या कोई संधि ऐसी हो सकती है, मगर वर्तमान माहौल में ऐसा नहीं लगता कि जहां रूस और चीन धज्जियां उड़ाते हैं क्रमशः अंतर्राष्ट्रीय कानून की, अपना मनमाना आचरण करते हैं और दावा ये पेश करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून पश्चिमी दुनिया की इजाद है जिसमें उनकी कोई सहमति नहीं थी। तब ये कल्पना करना कठिन है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई समझौता या कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून इस मामले में सहायक हो सकता है। भारत बहुत कुछ प्रत्यक्ष करने की स्थिति में नहीं है, उसकी प्रतिक्रिया अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या कुछ होगी, किन और देशों के साथ उसका सहकार हो सकता है, इस पे हमें विचार करना होगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा काफी रोचक रही और कई लोग ये सोच रहे थे कि इस यात्रा के दौरान कई ऐसी घोषणाएं की जाएंगी जिससे स्पष्ट होगा कि भारत और मॉरिशस के संबंध और भी अधिक प्रगाढ़ होने जा रहे हैं। संबंध प्रगाढ़ पहले से बहुत सारे हैं। मॉरिशस की आबादी का 70% हिस्सा भारतवंशियों का है। भारत और मॉरिशस के बीच में सद्भाव और सौहार्द के अनेक पुल हैं। वहाँ हिंदी भाषी लोग रहते हैं, भोजपुरी, मैथिली और फ्रांसीसी, हिंदी, उर्दू मिला जुला कर जो वहाँ की भाषा है वो भारतीयों की समझ में आती है। भारतीयों की भाषा अधिकांश
वासियों की समझ में आती है। भारत के विभिन्न प्रदेशों से मधुआ मजदूर वहाँ ले जाकर बसाए गए थे अंग्रेज़ों के शासनकाल में, औपनिवेशिक शासनकाल में। जो फ्रांसीसी औपनिवेशिक काल की छाप मॉरिशस पर है, उससे भी भारतीय परिचित नहीं, क्योंकि पौंडीचेरी जैसे क्षेत्र में फ्रांसीसी प्रभाव से अपरिचित भारतीय भी नहीं रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारत और मॉरिशस के बीच में बहुत सारे ऐसे घनिष्ठ रिश्ते और ताने-बाने हैं, जो हमें जोड़ते हैं और कभी भी मनमुटाव का कोई कारण नहीं हुआ है। सन 60 के दशक के अंत में डिएगो गार्सिया, जो एक निर्भर प्रदेश प्रांत था मॉरिशस का, अमेरिका को सौंप दिया गया एक नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए और उसके बाद से मॉरिशस क्रमशः अफ्रीका की ओर खिंचता चला गया। अफ्रीकन एसोसिएशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का सदस्य रहा है, महासचिव रहा है। भले ही वो अफ्रीकी महाद्वीप से कटा-छँटा रहा है, मगर उसका एक चेहरा, एक रुख अफ्रीका की तरफ भी रहा है और इस हिंद महासागर के इस क्षेत्र में उसकी सामरिक भू राजनीतिक स्थिति को देखते हुए अनेक विदेशी शक्तियाँ उसके प्रति आकर्षित होती रही हैं। भारत की अब तक कोई दिलचस्पी वहाँ अपनी नौसैनिक उपस्थिति दर्ज कराने की नहीं थी, मगर हाल के वर्षों में जो घटनाक्रम इस क्षेत्र में हुआ है, उसको देखते जैसे चीन ने जिबूती में अपना एक नौसैनिक अड्डा स्थापित कर लिया, मोगादिशु में उसका प्रभाव बढ़ा है, वन बेल्ट वन रोड के कारण अफ्रीका के पूर्वी तट के ये देशों की सरकारें उसके प्रभाव में हैं। तो भारत के लिए ज़रूरी था कि इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति दर्ज कराए। मॉरिशस के एक द्वीप में अल्गानी में अब एक बंदरगाह भारत को प्राप्त हुआ है। हम ये आशा करते हैं कि वहाँ से एक दूर तक नज़र डालने का काम भारत कर सकता है, बिना किसी तरह का हस्तक्षेप का संकट पैदा किए, चाहे वो घटनाक्रम लाल सागर का हो, वो घटनाक्रम खाड़ी क्षेत्र का हो, वो घटनाक्रम यमन का हो, वो घटनाक्रम अंगोला, मोज़ाम्बिक, मेडागास्कर का हो, वो मोगादिशु का हो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हो। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ से भारत एक दूरी बनाए रखते हुए भी अपने हितों की रक्षा के लिए सतर्क रह सकता है। भारत और मॉरिशस के संबंधों में राम कथा का वाचन हो, परितालाब बनना हो, महात्मा गांधी के नाम पर डॉक्टर मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, ये सारी बातें होती आई हैं। हमें लगता है कि भविष्य में अधिक महत्वपूर्ण ये है कि भारत और मॉरिशस के बीच में व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक संबंधों का पैमाना बढ़ाया जाए। अब तक ये $1 अरब तक भी नहीं पहुंचा है, $0.25 अरब तक भी नहीं पहुंचा है और जो निर्यात भारत से होता है उसमें जमे हुए मांस का, प्लास्टिक का, चमड़े का, हस्तशिल्प का, खाने की सामग्री का, दवाइयों का, छोटे-मोटे मशीनी उपकरणों का होता रहा है और मॉरिशस की थोड़ी बदनामी इस कारण रही है भारत में कि वहाँ से काले धन को धोने का काम होता रहता है, लॉन्ड्रिंग ऑफ ब्लैक मनी जिसे कहते हैं, कि वो पैसा भारत से पहले हुंडी हवाले के जरिए सिंगापुर पहुंचता है, सिंगापुर से मॉरिशस आता है, मॉरिशस से फिर भारत पहुंचता है। खाड़ी देशों की कहीं न कहीं उसमें दिलचस्पी रहती है, हस्तक्षेप रहता है, दखलंदाजी रहती है। तो कुल मिलाकर इस अपनी छवि को मॉरिशस दूर करना चाहता है। जहाँ तक बाकी संबंध हैं, वो प्रगाढ़ पहले से हैं, कोई मनमुटाव का कारण नहीं है। तो यदि भारत ये देखते हैं कि न केवल हिंदी, न केवल हिंदू मिथक महाकाव्य रामायण महाभारत, बल्कि आधुनिक भारत की जो क्षमता है विज्ञान के क्षेत्र में, बुनियादी संरचनात्मक ढांचे के क्षेत्र में, पर्यटन के विकास के क्षेत्र में, खाद्य संस्करण के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, इन सब में, चीनी के उत्पादन के क्षेत्र में, इसमें भारत के तकनीकी कौशल का लाभ मॉरिशस को मिल सकता है और मॉरिशस से भी जो कुछ हम आयात कर सकते हैं, उनकी निर्भरता अन्य देशों पर कम करने के लिए हम उसको बढ़ावा दे सकते हैं। मुझे लगता है कि निकट भविष्य में भारत मॉरिशस की भू-राजनीतिक संवेदनशील स्थिति को देखते हुए उनको अपने वरीयता क्रम में प्राथमिकता देगा। इसी महीने एक छोटी-सी बट महत्वपूर्ण घटना घटी है प्रशांत क्षेत्र में। प्रशांत क्षेत्र में एक छोटा-सा द्वीप है सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड एक द्वीप नहीं बल्कि 80-85 द्वीपों का एक समूह है, जिसका विस्तार है फैला हुआ प्रशांत महासागर में लगभग 28,000 वर्ग किलोमीटर में। वहाँ सोलोमन आइलैंड ने जो अब तक ताइवान को मान्यता देता था, ताइवान से मान्यता वापस लेकर जनवादी चीन को मान्यता दे दी है और इसका पुरस्कार उसे ये मिला है कि चीन ने वहाँ एक बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है, उसे कई अरब $US देने का वचन दिया है और वहाँ अपनी नौसेना के लिए एक अड्डा बनाने की पेशकश कर ली है। इसका विरोध भी हुआ है। हाल के दिनों में जब-जब चीन ने ऐसी कोशिश की थी,
तब तक विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि चीन के जो वर्तमान सरकार है, उसके सदस्य हैं, वो भ्रष्ट हैं, वो एशियाई व्यापारियों के जेब में है, अर्थात एशियाई व्यापारियों से उनका अभिप्राय चीनी व्यापारियों से था, जो वहाँ आते हैं और इस तरह के सौदे समझौते करते हैं कि उन्हें खुली छूट मिलती है जंगल की इमारती लकड़ी बेचने की, वहाँ के खनिजों के दोहन की, वहाँ की ज़मीन खरीदने की, वहाँ वो औपनिवेशिक आकाओं की तरह रहते हैं और इस सब का कोई फ़ायदा वहाँ की जनता को नहीं मिल सकता है। बीच-बीच में वहाँ दंगे भी भड़कते रहते हैं। चीनियों के प्रति आक्रोश भी भड़कता रहता है। मगर जब ऐसे दंगे भड़कते हैं तो वहाँ की सरकार इन दंगों को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया से ससैनिक टुकड़ियाँ या सैनिक दस्ते बुलाती रहती है। ये भी विडंबना है कि ये देश छोटे भले ही आकार में हों, मगर कई-कई दशक बाद भी ऐसी पुलिस का संगठन नहीं कर सके हैं जो निष्पक्ष हो, नस्लवादी पक्षपात से मुक्त हो, राजनीतिक भ्रष्टाचारियों के दबाव में ना आती हो और आम आदमी के हित की रक्षा कर सकती हो। कोई प्राकृतिक आपदा हो या इस तरह का सांप्रदायिक नस्लवादी उपद्रव, उनको मजबूर होना पड़ता है अपने पुराने हाकिमों के तरफ मुँह देखने के प्रति या अगर यदि उनका विकल्प है तो फिर वो चीनी है। और जनवादी चीन की रणनीति इस बारे में बड़ी कुशल रही है कि वो वचन देती है अरबों डॉलर का ऋण देने की, मदद देने की शासक वर्ग को, जिसका कोई लाभ जनता को नहीं होता और शासक वर्ग उसे वो रियायतें और समझौते देता है, जिसका एक उदाहरण श्रीलंका में देखने को मिलता है। इसी तरह के हथकंडे उन्होंने मालदीव में अपनाए थे। पाकिस्तान इसका शिकार है, नेपाल उस चंगुल में लगभग फँसा हुआ है। वन बेल्ट वन रोड का जो देना-देना है षड्यंत्र का, वो हमको एक बार फिर सोलोमन आइलैंड में देखने को मिलता है। सोलोमन आइलैंड के द्वीप छितराए हुए हैं, यदि उनसे आप 200 अ, मील की वो रेखा खींचें, जो अंक्लॉस के अनुसार एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन कहलाती है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि चीन ने कितने बड़े भूभाग पर कब्ज़ा कर लिया है। सोलोमन आइलैंड एक संप्रभु देश है, उसे अधिकार है जो चाहे सो करे, मगर प्रतिरोध कोई ना भले ही करे, मगर आशंकित सब हैं, क्योंकि ये लगभग जुड़ता है ये पापुआ न्यू गिनी से, पहुँचता है ऑस्ट्रेलिया की छत पर और यदि आप देखें तो भारत जिसको अब तक ये समझाया जा रहा था कि तुम्हारे सामरिक हित हिंद प्रशांत क्षेत्र में है, वहाँ तुम्हारी उपस्थिति ज़रूरी है। पहले क्वाड्स का उस सदस्य बनाया गया था और बाद में ऑकूस के बाद भले ही वो थोड़ा हाशिए पर पहुँचा है, मगर आज भी उसे समझाया जाता है कि प्रशांत क्षेत्र उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या चीनियों के सोलोमन आइलैंड में पहुंचने के बाद ये स्थिति अस्थिर नहीं हो गई है? क्या स्थिति में नाटकीय परिवर्तन नहीं हो गया है? आज दुनिया का ध्यान बटा है यूक्रेन पे। जब यूक्रेन से उनका ध्यान हटेगा और फ्रांसीसी जो न्यू कैलेडोनिया में फ्रांसीसी 4 लाख नागरिक रहते हैं, क्या फ्रांस उनको तवज्जो नहीं देगा चीन के सोलोमन आइलैंड में पहुंचने के बाद? क्या चीन अपनी गतिविधियां सिर्फ सोलोमन आइलैंड तक सीमित रखेगा और अधिक हाथ पैर नहीं फैलाएगा? भारत की प्राथमिक दिलचस्पी दक्षिणी हिंद सागर और हिंद महासागर और हिमालयी सरहद पर चीन के साथ है। तो क्या वो इतनी दूर सोलोमन आइलैंड तक अपनी दृष्टि दौड़ाएगा? ये सारी बातें चिंताजनक हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, इंडोनेशिया के लिए, दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों के लिए और प्रकारांतर से भारत के लिए भी। मगर हमको ये ध्यान में रखना होगा कि हम जब बात करते हैं संप्रभु देशों की, अंतर्राष्ट्रीय कानून की, तो उसमें दोहरे मानदंड हमेशा से आते हैं। सर्वशक्तिमान सुरक्षा परिषद के वीटोधारी सदस्यों के प्रति, महाशक्तियों के प्रति और उन छोटे सूक्ष्म राज्यों के प्रति जिनको नक्शे में ढूंढना कठिन होता है। इस बार इतना ही, मगर अगली बार आपसे भेंट होने के पहले हम आपको फिर एक बार दोहराना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये चीज़ महत्वपूर्ण होती है कि भारत के उभयपक्षीय रिश्तों को हम प्राथमिकता दें। वो ब्रिटेन के साथ हो, व्यापार के, सामरिक या सांस्कृतिक या फिर मॉरिशस के साथ हो, जो आकार में छोटा हो सकता है, आर्थिक पैमाने में अपेक्षा कमतर हो सकता है, मगर भू-राजनीतिक संवेदनशीलता की दृष्टि से और भारत के साथ सहोदरी रिश्तों के कारण उसका महत्व कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। इसके अलावा हम जब बड़े-बड़ी महाशक्तियों के आचरण पर उनके बीच बदलते शक्ति समीकरणों का आकलन करते हैं, हमको ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि दूर-दराज क्षेत्रों में ऐसा घटनाक्रम हो रहा होता है, जो भविष्य में विस्फोटक हो सकता है और हमारे लिए लगभग जानलेवा कष्ट पैदा कर सकता है। यह स्थिति आज हमको देखने को मिल रही है आर्कटिक प्रदेश में और वही स्थिति हमको दूर-दराज अ, छोटे से सूक्ष्म नक्शे पर बिंदु के आकार वाले सोलोमन आइलैंड के बारे में देखने को मिल रही है प्रशांत महासागर में। इन सब चीज़ों पर आप विचार करें, तथ्यों को देखें, विश्लेषण करें
और अपने तर्कसंगत निष्कर्षों तक पहुंचने का प्रयास करें। अगली बार मिलने तक नमस्कार, धन्यवाद।